तो 30 क्रेडिट आवर आपने यूनिवर्सिटी में कंप्लीट करने होते हैं पहले, ठीक है। 30 क्रेडिट आवर करने के बाद आप एलिजिबल होते हैं यहाँ पे अपनी फील्ड में प्रॉपर जॉब के लिए। इवन के आप वर्क परमिट आप अपना वो चेंज कर सकते हैं, स्टेटस चेंज कर सकते हैं। वो मैं आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता हूँ, पहले आप मुझे इस चीज का जवाब दें कि जो आप और जॉब्स करते हैं उससे आपके एक्सपेंस पूरे हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो गए, उनके एक्सपेंसेस पूरे हो गए। फिर मुझे ये बात बताएं कि आप जब वर्क वीजा लेना होता है सेकंड में, उसी से रिलेटेड मैं पहले आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जब आप स्टूडेंट वीजे के ऊपर स्वीडन के अंदर आए तो आपको कितने मंथ के लिए इन्होंने वीजा दिया था जिसको आपने रिन्यू कराना है, या कितने टाइम के लिए आप यहाँ पे आई थी यूनिवर्सिटी में तो उन्होंने फर्स्ट टाइम आपको वीजा दिया था कि आप इतने टाइम के लिए सिक्योर हैं? ये जो क्वेश्चन अमर भाई ने पूछा है भी वेरी करता है यूनिवर्सिटी, ठीक है। जो मैं यूनिवर्सिटी में आया था वो कुछ यूनिवर्सिटी एक 1 ईयर का देती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी 2 ईयर का देती हैं। बिल्कुल। इवन उपसाला यूनिवर्सिटी 1 ईयर का देती है, लीनियस यूनिवर्सिटी जो है वो 2 ईयर का देती है, ठीक है। अब जब यूनिवर्सिटी के अंदर आए तो मिनिमम कितने क्रेडिट आवर्स आपको पूरे करने पड़ते हैं जिसके बाद आप अपना स्टेटस चेंज करने के लिए आपको 30 क्रेडिट आवर रिक्वायर्ड होते हैं अपना स्टूडेंट वीजे से जो है वो वर्क वीजा के ऊपर, ठीक है। अगर आपको वर्क वीजा मिल जाता है तो फिर आपकी स्टडी फ्री हो जाती है और आप जो है इवन कि अगर आपको अपने प्रोफेशन में वर्क वीजा मिल जाता है वेल एंड गुड है। बहुत सारे लोग दूसरी जॉब्स में भी वर्क वीजा लेते हैं, तो इस तरह से जो है वो ठीक है। अब आपका 30 क्रेडिट आवर्स पूरे हो गए जी, सपोज करें जी, पूरे होने के बाद आप अगला सेमेस्टर फ्रीज करा सकते हैं कि नहीं करा सकते यूनिवर्सिटी में? 30 क्रेडिट आवर पूरे होने के बाद आप अपना जो है ऑफ कोर्स फ्रीज करा सकते हैं और फिर जॉब की सर्च के लिए निकल जाएं। जी, जॉब सर्च के लिए आप निकल सकते हैं। इसमें कोई वो बड़ी मतलब साइंस नहीं है, आप आराम से फ्रीज करवा सकते हैं। फ्रीज करवाने के बाद आप अपनी जॉब ढूंढें। पहले जो है वो आपने माइंड में रखना है कि 30 क्रेडिट आवर्स पूरे होंगे तो ही जाना है, के बगैर आपने जॉब की तरफ नहीं जाना, सिर्फ वो जॉब करनी है जो आपके एक्सपेंस पूरे जब 30 क्रेडिट आवर्स पूरे हो गए, सपोज करें सर्च हमारे पास 6 महीने में हम लोग को जॉब नहीं मिली तो हमारा वीजा स्टडी का ही एक्सटेंड हो सकता है या नहीं हो सकता? जी बिल्कुल। आप उसके बाद आपको फिर सेकंड फीस भी जमा करवानी पड़ेगी। अगर आप फर्स्ट 30 क्रेडिट आवर फर्स्ट सेमेस्टर में कर जाते हैं उसके बाद आप फ्रीज करवा लेते हैं, फिर आप अगर एक्सटेंड करवाना है उसके लिए आपको फीस जमा करवानी फिर तीसरे सेमेस्टर की फीस जमा करानी, सेकंड मतलब वो फ्रीज था ना, सीरीज की तो नहीं ना जमा करानी पड़ेगी? नहीं, उसकी नहीं जमा करानी। ये मैं बस ये मेरा मेन पॉइंट था कि जो फ्रीज सेमेस्टर है उसकी नहीं जमा करानी पड़ेगी, जब आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे तब आपको जमा करानी पड़ेगी। बिल्कुल एग्जैक्ट। अब जब आप गए साल में आपको वीजा नहीं मिला, आपने दोबारा फीस जमा कराई और कहा मैंने अपना सेकंड सेमेस्टर कंटिन्यू करना है, ठीक है, तो फिर आपको वापस वही स्टडी वीजा दोबारा मिल जाएगा, सारा एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। अब बीच में आपको जॉब मिल गई, जब आपको जॉब मिली थी आपको कितना मिनिमम वो परसेंटेज रिक्वायर्ड थी, कितनी मिनिमम सैलरी रिक्वायर्ड थी जिसके ऊपर आपने अपना वर्क वीजे स्टडी वीजे को वर्क वीजे पे कन्वर्ट कराना था? ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। आया था तब हालात कुछ और थे, तो तब जो थे वो 13,000 जो है कोरोना 30,500 कोरोना जो रिक्वायर्ड थी वर्क 13,500 लेने के लिए, वर्क परमिट लेने के लिए 13,500 आपको रिक्वायर्ड होती विद टैक्स विदाउट टैक्स? विद आपके मतलब इतनी विद टैक्स, विद टैक्स जी, ठीक है। तो आपके जो ये विदाउट टैक्स, सॉरी भाई, विदाउट टैक्स, जी इसमें के मतलब आपके अकाउंट में इतने पैसे आने चाहिए, 13,500 आने चाहिए, ठीक है। तो तकरीबन कितना कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जो आपकी? ये डिपेंड करता है कि अगर आप मतलब ये मिनिमम वो है, मतलब कितना कॉन्ट्रैक्ट अगर आप लेना भी चाहो तो कितना कॉन्ट्रैक्ट? 70%, 65% पे आप, ये 70 भी कर लें, 70% पे जी। तो वो जो टैक्स कटने के बाद जो आपके अकाउंट में अमाउंट आती है वो 13,500 आनी चाहिए। जी बिल्कुल, हर महीने की वो आपका लिविंग एक्सपेंस हो। जी ठीक है। ये इन्होंने वर्क परमिट की तो आपने जब जॉब सर्च की थी तो आपने किधर जॉब सर्च की थी पहली दफा? और जॉब की बात कर रहे हैं कि नहीं, ये वाली जो जॉब है ये कहाँ सर्च की थी जिसके थ्रू आपको वर्क वीजा मिला था? ये मेरा जो जब मेरे 30 क्रेडिट आवर मैंने 1 ईयर स्टडी की है उपसाला यूनिवर्सिटी से, बिल्कुल, उसके बाद मैं अभी भी कंटिन्यू मेरी स्टडी चल रही है, तो फिर मुझे वर्क वीज़ा मैंने
डाल दिया, वो मेरा जब आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला जॉब किसी जी, रेफरेंस के थ्रू, तो जॉब का वीजा आपने डालना होता है, वर्क वीजा, या कंपनी आपके ऑन पे अप्लाई करती है? कंपनी हमारे ऑन पे अप्लाई करती है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर कंपनी ने आपका वर्क वीजा डालना होता है। ठीक है, तो वो फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट हो गया, ठीक है। जी। अब आपका 2 साल का आराम सुकून से आपने साल में क्रेडिट आवर पूरे किए, दूसरे साल में आप आए, आपने बर्गर किंग के ऊपर जॉब स्टार्ट कर दी, उन्होंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया, आपकी लाइफ आराम सुकून से अच्छी चल पड़ी। जाहिर सी बात है, आप अगर शेयरिंग पे रह रहे हो तो आपका एक्सपेंसिव 7 से 8 पे आ जाता है। अगर आप सिंगल भी रह रहे हो तो आराम सुकून से आप 10 के अंदर इजीली आप गुजारा कर सकते हैं। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी 13,500 जॉब आती है, हमेशा आपकी एक्स्ट्रा लगती रहती है। यहाँ पे ये कि 17-18 तक आराम से बंदा नॉर्मल ले सकता है, ठीक है। तो जिसमें आप अगर पाकिस्तान भेजना चाहें तो आराम सुकून से आप 1 लाख 2 लाख आराम सुकून से भेज सकते हैं पाकिस्तान में, और लाख तक तो कम से कम आप भेज ही सकते हैं। पाकिस्तान की टेंशन खत्म होगी, यहाँ की टेंशन खत्म होगी, आपका वर्क वीजा स्टार्ट हो गया तो आपको पहले 2 साल का वर्क वीजा मिलता है, पहले 2 साल का, फिर 2 साल का मिलता फिर है, 2 साल का, फिर आपको पीआर मिलती है, और उसी रेस्टोरेंट के अंदर ही आपने 5 साल काम करना पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो है कि आपको जहाँ पे वर्क वीज़ा मिला है, आपने यहाँ पे अगर अपने डॉक्यूमेंट पूरे करने हैं या अपने पीआर लेनी है, ऑफ कोर्स हर स्टूडेंट का यही होता है कि हम इधर आते हैं पीआर लेने के लिए, पासपोर्ट लेने के लिए। तो वो आपको जो प्रोफेशन आपको मिला है, वो चाहे रेस्टोरेंट है, चाहे वो क्लीनिंग कंपनी है, चाहे वो प्रोफेशनल जॉब है, तो वो आपको वहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं आप कर सकते। और अगर आप चेंज करेंगे तो फिर आपका वीजा दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल दोबारा से जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, हर चीज आपकी वहाँ पे रुक जाएगी। तो टाइम नया स्टार्ट होगा, नया वीजा स्टार्ट होगा। तो वो फिर इस तरह से आप जो है ना, आपने ये माइंड में रखना है कि जो प्रोफेशन आपने स्टार्ट में वर्क परमिट के लिए लेना है, वो आपने सोच समझ के लेना है, और कोशिश करनी है कि अपनी फील्ड में ही हो। हाँ, तो आप बताएं ना, फील्ड जब हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, हमें प्रॉब्लम है स्वीडिश की, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मुश्किल लैंग्वेज है, ये बहुत बड़ा बैरियर है। जी, इवन के जब तक ना हाँ, स्वीडन में नहीं है ये, इवन के पूरे यूरोप में है। हाँ, आप पूरे जर्मनी चले जाएं, आप स्वीडन आ जाएं, नॉर्वे चले जाएं, इनकी हर किसी की अपनी लैंग्वेज है, और ये बहुत बड़ा बैरियर है जो आपको फेस करना पड़ेगा। ये अपने माइंड में रखना है आपने, और अगर आप अपना माइंड अभी से बना रहे हैं तो अभी ही लैंग्वेज पे थोड़ा फोकस करना शुरू कर दें, और अपना ये अपने टारगेट रखें कि मैंने 1 साल के अंदर अपना वर्क वीजा अपनी फील्ड में निकालना है। हाँ, और लेकिन जो नामुमकिन है यार, मैं आपको बता दूं, नामुमकिन है ये, जो बात रियल है ना, वो नामुमकिन है ये ऐसा मिलना, क्योंकि सबसे ज्यादा कि यहाँ में हमें स्वीडिश की प्रॉब्लम होती है, और वो स्वीडिश के अलावा किसी को जॉब देते ही नहीं, क्योंकि यहाँ ज्यादातर सारा कुछ पढ़ना लिखना सारा कुछ स्वीडिश के अंदर होता है, ठीक है। आपने बर्गर किंग के अंदर 5 साल गुजारे, आपको पीआर मिलेगी, ठीक है। पीआर मिलने के बाद आप अपनी जो फील्ड है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा है? जी बिल्कुल। आप तो लेकिन हम हमारा मिनिमम टाइम ये होता है कि हमने यहाँ पे 5 साल सरवाइव करना है पीआर तक के लिए। जी बिल्कुल। फिर उस 5 साल के बाद हम शुरू करें कि हम अगर अपना कैरियर को कंटिन्यू करना चाहें, फिर जाहिर सी बात है हमें एक साइड से डर खत्म हो जाए। जी बिल्कुल। फिर आप यूनिवर्सिटी को पास करें, और यूनिवर्सिटी के बाद आप अपनी फील्ड के अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आप अपने लैंग्वेज को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक इस टाइम तक आपका एक्सपीरियंस स्वीडन के अंदर कैसा रहा है? मीन के इन टर्म ऑफ फाइनेंस बताएं, इन टर्म ऑफ जॉब बताएं, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मेरा स्वीडन के अंदर एक्सपीरियंस अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा बहुत अच्छा रहा है, बेस्ट रहा है। बेस्ट रहा है, क्योंकि मुझे पहले दिन से लेके अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक कभी कोई मसला इवन के जॉब में नहीं आया। मतलब अगर और जॉब की है तो और जॉब मिली है, अगर ये डिपेंड करता है कि इंसान करने वाला हो, बिल्कुल, उसमें डेडिकेशन हो, उसमें सरवाइव करने की हिम्मत हो। ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे पॉइंट आएंगे जहाँ पे इंसान सोचेगा कि यार ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, लैंग्वेज का मसला है, और जॉब बहुत टफ होती है बाज़ औक़ात। लेकिन मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो यहाँ पे आते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं, मैंने उनको नहीं देखा कि वो वापस जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है कि जॉब अगर की बात की जाए तो इसको आपने माइंड में लेके आना है कि जॉब यहाँ पे मिलती हैं, हाँ ठीक है। लेकिन अब मुझे ये बात बताएं ना, दूसरी बात ये कि हम आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, फाइनेंशियल भी बहुत अच्छा रहा, आपने हर चीज, मतलब ये कि हम लोगों को सिक्योरिटी भी होती है, अगर 75% कॉन्ट्रैक्ट हो जाए उससे कम आपको सैलरी भी नहीं मिलती। यहाँ तक की कहानी बिल्कुल 100% ओके है। मुझे ये लगता है कि आप सबको समझ आ गई होगी ये वाली कहानी, स्टोरी। अब जो
मेन प्रॉब्लम आई है ना, उसकी तरफ आते, जो ये स्वीडन वालों ने रूल चेंज कर दिया कि मिनिमम आपकी जो सैलरी थी वो 13,500 से जंप करा के डायरेक्ट 27,300 कर दी है। मैं जो है ये मैं जो अब बात करूंगा वो थी सारी बातें पिछली, ठीक है, पिछली वो एक जो हमने गुजारी है, हम पे गुजरी है, बिल्कुल, जो अब गुजरने वाली है, जो आप लोग आएंगे वो इस चीज को फेस करके आएंगे, वो इस चीज को सुनना आप लास्ट पार्ट को, ये आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन बात ये अब आ रही है, क्योंकि ये वाली जो बात होने वाली है इससे हम मैक्सिमम स्टूडेंट प्रॉब्लम के अंदर आ गए हैं, ठीक है। तो अब जो वो ये हुआ है कि स्वीडिश रूल के मुताबिक पहले 13,500 स्टूडेंट को स्टडी वीजे से वर्क वीजे के ऊपर चाहिए था, अब डायरेक्ट उन्होंने कर दिया 13 से डबल करके 27,200 या 300 कर दिया है, ठीक है। अब जब 27,300 कर दिया है तो वो आपके अकाउंट में होनी चाहिए विद टैक्स, विदाउट टैक्स, कैसे होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात मैं जो अपने भाइयों को, स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा वो ये है कि अब स्वीडन पहले जैसा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। अब आपने ये माइंड में नहीं रखना कि मैंने वहाँ पे जाके और जॉब में वर्क परमिट लेना है, मैं स्वीडन जा रहा हूँ तो मेरे लिए अब बहुत आसानी होंगी, पहले जैसे स्टूडेंट जैसे सेट हो गए हैं अब वैसे सिस्टम होगा यार, अब भी होगा, सब कुछ वैसा ही है, पर ये है कि अब आपने माइंड में लेके आना है कि मैंने अपनी प्रोफेशन में जॉब ढूंढूंगा ही तो मैं सरवाइव कर सकूंगा, जो कि मिलना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। मतलब ये तो मैं जी अमर भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व की है, ठीक है हाथ भाई, वो ये कि अगर हमारा यहाँ पे ना 100% कॉन्ट्रैक्ट भी हो, आप कहते हैं 65% या 70% से 30, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 100% भी हो ना तो आपकी मैक्सिमम सैलरी 23,000 से ऊपर जाती ही नहीं है, अगर आप रेस्टोरेंट की फील्ड के अंदर जॉब करते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे आके सबसे पहले अपनी फील्ड के अंदर जॉब मिलती ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो और आपको नए बंदे आप आए हो, अमर भाई जो बात कोर्स हम लोगों को गाइड कर रहे हैं बिल्कुल के बारे में, ठीक है, बात वो होनी चाहिए जो ऑनेस्ट है, ठीक है जी। ऑफ कोर्स इतनी सैलरी लेना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है, मतलब नामुमकिन 100 में से यार 10 बंदे ले सकते हैं ना, 100 में 10 बंदे वो ले सकते हैं जो इधर आके स्टडी करेंगे और अपनी फील्ड में जाएंगे, बिल्कुल यही बात। वो जो दूसरे जो लोग होंगे वो अगर इधर उधर जाएंगे तो वहाँ पे सैलरी मुमकिन है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं आपको एक चीज के बारे में समझाता हूँ, आपको समझाता हूँ। जब आप 6 महीने के बाद यहाँ पे आके सर्वाइवल करते हैं ना, सबसे बड़ा लैंग्वेज बैरियर आ जाता है कि आप लैंग्वेज को आपके पास नहीं है तो आपको इतनी अपनी फील्ड के अंदर जॉब मिलेगी ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, 6 महीने के बाद जब आप वीज़ा डालते हो तो 6 महीने के अंदर अपनी फील्ड में कहाँ किसी को जॉब मिलेगी जो इतनी कोई जॉब ऑफर करेगा, जब हम सारे स्वीडन के अंदर जॉब कर रहे हैं। स्वीडन का जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है अमर भाई, मैं स्टूडेंट रहा हूँ, मैं उस तरह से स्टूडेंट सर्कल में रहा हूँ, मैंने लोग देखे हैं, तो वो ये है कि आप जो है वो ये है कि अगर आप आईटी के लोग हैं तो आप आंखें बंद करके स्वीडन आए, ठीक है। इधर आईटी का स्कोप है, उस तरह से आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी 30 क्रेडिट करने के बाद। अगर आप मेडिकल के हैं फिर आपको लैंग्वेज या कोई और आपकी फील्ड है तो उसमें आपको लैंग्वेज जो है वो दरकार होगी, और वो जो आपने उसके बगैर आप मेरे ख्याल से तो इतनी सैलरी लेना, यार मेरे ख्याल से ना इस टाइम पे जो हमारा रूल्स आ गए ना, उन्होंने स्टूडेंट्स को लिमिटेड करना है, ठीक है। आप अंदाजा लगाएं जिस टाइम पे हम जॉब करें 100% लेने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास 23-24 सैलरीज हो रही हो। अब आप इस फील्ड के अंदर हैं, अभी आप जब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो आपको कितना उसके पीछे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा ना। बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूँ जब आप सपोज करें आप यूनिवर्सिटी में आए, 6 महीने आपको जॉब मिली नहीं, अगले 6 महीने आपको जॉब नहीं मिली, आप 72,000 पहले मंथ का दिया और फीस तो आप नहीं निकाल सकते जो आप और जॉब करते हैं, फिर आपको 72,000 चाहिए, तो ये 1,44,000 क्राउन हो गया, ठीक है, जिसका मतलब है कम से कम 50-55 लाख रुपया हो गया। फिर 1 साल में तो आपको जॉब मिलना नामुमकिन होगी ना, कि जब आपकी इतनी ज्यादा हाई सैलरी होनी चाहिए अपनी फील्ड में, कम से कम 1 साल सर्च तो लगता ही है ना। तो आप क्या कम से कम 50 लाख अपने या 60 लाख अपने पास रख सकते हैं 1 साल के सर्वाइवल के लिए? नहीं। नंबर 1, हम में से मिडिल क्लास के नहीं। तो मैं जो अभी तक के स्टूडेंट्स हैं ना, उनसे मतलब जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ये कहता हूँ आप
स्वीडन के अंदर हमारे पास ये नहीं है कि आप कितने क्रेडिट आवर्स जॉब करें, हम फ्री हैं यहाँ, जितना मर्जी आप जॉब करो। लेकिन हमारे पास एक अब लिमिटेशन आ गई है, सैलरी की लिमिटेशन आ गई है, और इसमें अभी इस टाइम सबसे ज्यादा स्टूडेंट प्रॉब्लम के अंदर आए हुए हैं। तो मैं ये कहता हूँ इन अभी इस टाइम के अंदर, इस टेन्योर के अंदर, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, आप किसी कंसल्टेंट की बातों में ना आए कि वो आने वाली है पॉलिसी या आपको जॉब मिलेगी, या आप किसी स्वीडन के अलावा आप किसी और कंट्री के बारे में सोचें जहां आपने कम से कम 50-55 लाख इन्वेस्ट करके यहाँ पे आना है। चले आपको रिटर्न मिल जाएगा, अगर आपको छक्का लग गया, आपको सैलरी मिल गई तो आप कोई मसला नहीं, आप कमा सकते हैं कि आप तो साल के अंदर आप अपनी अमाउंट रिकवर कर लें। लेकिन अगर साल तक आपको ना मिला तो आप क्या अपना 60 लाख लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं? बिल्कुल। मैं कहता हूँ, मैं अगर मिडिल क्लास से हूँ तो सबसे पहले 60 लाख, फिर 60 लाख आजकल के दौर में आप खुद अंदाजा लगाएं कैसे आपने कमाए होंगे। फिर उसकी टेंशन के अंदर यहाँ के लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, न जॉब मिलना, न कोई और हिसाब किताब। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पहले भी इसी तरह ही था, ठीक है। हाँ, अगर अब सिर्फ लास्ट जो आए हैं नए, वो डबल कर दिया ना यार। अब जो है वो बहुत लिमिटेड हो गया है, हाँ। इवन के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और ऑफ कोर्स मिडिल क्लास लोगों के लिए फेस ये तो खत्म कर दिए यार, बड़ी आप प्रॉब्लम है। बात ये तो सुने इवन ना, कि हम हाँ। इधर हैं, हमें अभी नहीं पता कि हमारा अब क्या आफ्टर 1 ईयर हमारा इधर क्या बिल्कुल वो है। 98% स्टूडेंट पहले जो आते थे वो अपनी फील्ड के अंदर किसी ने भी जॉब नहीं की, ठीक है, और अपनी फील्ड के अलावा दूसरी जॉब में जॉब करते। अब वो सारी की सारी फील्ड जो ना साइड पे कर दे, एक्सक्लूड कर दें। क्यों? क्योंकि उनका 100% कॉन्ट्रैक्ट भी हमारी मिनिमम सैलरी के बराबर नहीं बनता। बिल्कुल ऐसे। क्या कहते हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल है, आप बिल्कुल। जब आप आएंगे तो आपको और अभी मैं अगर बताते खुद अभी जिस फेज से मैं, क्योंकि मैं वर्क परमिट पे हूँ इस टाइम, और जिस फेज से इस टाइम मैं गुजर रहा हूँ, ये अहमर भाई ही जानते हैं, या मेरे जो साथ दोस्त हैं, या जो मेरे साथ गुजर रहे हैं, या वो ही जानते हैं। बिल्कुल, तो सब स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम आ गई है यार। अभी अगर कोई जॉब ढूंढो, हाँ, कोई सोच रहा है आप, तो उसको मेरे ख्याल से तो अभी इस टाइम पे नहीं आना चाहिए। जब लगाएंगे एपिसोड 2, 3, 4 में, आप खुद रियलाइज कीजिएगा। मैं इससे पहले अपने हर बंदे को कहता था यार आप स्वीडन आओ, जब सैलरी कम होती थी तब मैं किसी को रेफर कर सकता था, किसी को जॉब पे हम लगवा सकते थे। नहीं कहता, अब नहीं होना चाहिए। अगर मेरा छोटा भाई है तो भी मैं उसको कहूंगा ना, मैं भी ना लेके आऊं। सही बात है। तो ये हम दोनों ही उम्मीद करते होंगे कि यार आपको हमारी गपशप से, हमारे शुगल मेले से आपको एटलीस्ट इतना आइडिया हो गया होगा, जो कि हम रियल में इस जगह पे बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसकी एपिसोड 2 आएगी, आपने उसको भी देखना है, एपिसोड 3 आएगी, उसको भी जज करना है। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि एक आईटी का हमारे साथ ही कोलीग था, उसको भी साथ लेके आऊं कि वो एक्चुअल आपको बताएगा। बिल्कुल ये आईटी का इधर स्कोप है चीजों का, बिल्कुल, वो उसके बारे में वो रियलिटी बिल्कुल बताएगा। तो मैं कोशिश करूंगा यार उससे भी टाइम निकालूं ताकि आप लोगों को प्रॉपर गाइड हो जाए। तो बस मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करें। मैं आपके कमेंट सारे पढ़ूंगा। अगर कोई क्वेश्चन मुझसे मिस हो गया तो मैं कोशिश करूंगा अगली एपिसोड में लेके आऊंगा। और हमारे सबसे फेवरेट हैं आहद भाई, तो इनको वापस बुला के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन आहद भाई। कोई हमारी वीडियो में कोई ऐसे ब्लूपर्स होंगे तो उनको आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपके दोनों अपने भाई। अल्लाह हाफिज।